हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 25 जनवरी। 25 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स आज द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं, उन सभी को एनालाइज करेंगे आज के इस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और हमारे जो बड़े मुद्दे आज होने वाले हैं, पहला होने वाला है डूम्सडे क्लॉक के बारे में। ये डूम्सडे क्लॉक क्या है? डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन, एपोकेलिप्स का दिन, प्रलय का दिन। तो डूम्सडे क्लॉक ये सिग्निफाई करते हैं कि हमारा अर्थ खत्म होने से हम कितनी दूर हैं, एपोकेलिप्स से हम कितनी दूर हैं। और इसी क्लॉक में कुछ हेरा फेरी, कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और ये देखने को मिला है कि हम एपोकेलिप्स के नज़दीक जा रहे हैं। हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं वो ऐसी हो रही हैं कि प्रलय अब दूर नहीं है, ये दिखाया इस क्लॉक ने। दूसरी चीज़ है मास मोर्टेलिटी की, जो इसी से रिलेटेड है। देखने को मिला कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कोस्ट, जहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स मास नेस्टिंग के लिए आया करते थे, वही ऑलिव रिडली टर्टल्स की बहुत सारी डेड बॉडीज आंध्र प्रदेश कोस्ट पे मिली हैं। तो एक मास मोर्टेलिटी यहाँ पे देखने को मिली, विच इज अगेन द साइन ऑफ दिस डूम्सडे, द एपोकेलिप्स। ओके, तो बात करेंगे इसकी और कई सारे और भी मुद्दे हैं, सबकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि भाई जो लोग भी 2023 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स, उन लोगों के पास सिर्फ 123 डेज बचे हैं। तो बकअप गाइस, बकल अप योर शूज एंड देखो कि कहाँ पे कमी है। अगर आप कहीं पे भी लैक कर रहे हो तो प्लीज मेक एफर्ट्स एंड फुलफिल दैट लैकिंग द गैप्स। ओके, एंड दिस इज अ बिग अलर्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आगे बढ़ते हैं, हम आपके लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम लेकर आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में आपकी मदद के लिए। सिर्फ 23 रुपए में ये प्रोग्राम है, ठीक है। लक्ष्य प्रोग्राम इसका नाम है। इसमें ये सारी वीडियो जो है ऊपर आपके यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। इस पे आप सारी जानकारी ले सकते हो। बेसिकली करंट अफेयर्स टारगेट करेंगे इस बैच में। 1 तारीख से, 1 फरवरी से ये बैच शुरू हो रही है। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया, फटाफट से एनरोल कर लो। इसकी एनरोलमेंट की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ओके, अच्छा, एक और चीज़ कि 1 फरवरी को हमारा बजट भी आने वाला है। तो हम 27 या 28 जनवरी से हम क्या करने वाले हैं ना, एक बजट सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम पहले 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक हम बेसिक बजट्स के बारे में जानेंगे, बेसिक चीज़ें जानेंगे बजट के बारे में। और उसके बाद 31 को तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 1 फरवरी को हमारा बजट आएगा। तो ये लगभग समझो कि हम जो ये सब चीज़ें करेंगे ना, लाइव करेंगे, सो दैट आप लोगों को भी मज़ा आए, चीज़ें समझ में आए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, तो उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सारा जो डिस्कशन होगा लाइव होगा, स्पेशली बजट। तो हम लाइव डिस्कशन करेंगे जैसे लास्ट ईयर भी किया था। एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको पूरी सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में, वो सब भी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। और 28 जनवरी से ये बजट सीरीज शुरू होगी। और एक बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट ये भी है कि 26 जनवरी, यानी कि कल, यानी कि हमारे रिपब्लिक डे पर, हमारा फर्स्ट ज्योग्राफी मैपिंग का वीडियो हम रिलीज करने वाले हैं। यानी कि प्लेसेस इन न्यूज़ का जो वीडियो है वो हम रिलीज करेंगे हमारा कल, ठीक है। टाइमिंग मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी। और शुरुआत करते हैं आज के इस एनालिसिस सेशन की। पहला हमारा आर्टिकल है, दैट इज अबाउट मास मोर्टेलिटी ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स इन आंध्र प्रदेश। तो हुआ कुछ यूं है कि आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट था, वो फेवरेट प्लेस हुआ करती थी ऑलिव रिडली टर्टल्स की फॉर द मास नेस्टिंग, ठीक है। अंडे ले करने के लिए, एग्स ले करने के लिए ये यहाँ पे आते थे। और ये सब लोग मास नेस्टिंग करते थे। ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है, इनका जो ये मास नेस्टिंग हुआ करता था, इसका नाम था इस प्रोसेस का अरीबड़ा, अरीबादा, अरीबदा, जो भी कहना है आप कह सकते हो। ऑलिव रिडली टर्टल्स बेसिकली ये करने आते थे, मास नेस्टिंग करने आते थे। लेकिन इस बार देखा गया कि आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे इनकी कई सारे ऑलिव रिडली टर्टल्स की डेड बॉडीज मिली हैं, ठीक है। मतलब मास मोर्टेलिटी देखने को मिली है। ऑलिव रिडली टर्टल्स, ठीक है, ये आप देखोगे कि ककीनाडा और अंतरवेड़ी, इस रीजन में, जो गोदावरी रीजन आता है यहाँ पे, उसके कोस्ट पे इनकी कई सारी बॉडीज मिली है एनुअल ब्रीडिंग सेशन सीजन के दौरान। ओके, और यहाँ पे रीजन क्या माना जा रहा है? रीजन माना जा रहा है जो पॉल्यूशन हुआ है, पॉल्यूटेंट्स जो हैं इस एरिया में, इस गोदावरी रिवर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके कारण माना जा रहा है ऐसा हुआ है। तो जो एफ्लुएंट्स एक्वा पॉन्ड से रिलीज होते हैं, फैक्ट्रीज से जो डिस्चार्जेस होते हैं, पाइपलाइन से जो डिस्चार्जेस होते हैं, एक्सप्लोरेशन फैसिलिटीज से, इन सब के कारण ये मास मोर्टेलिटी मानी जा रही है कि हुई है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ मास नेस्टिंग भी हुई थी। जैसे लगभग 2300 एग्स हैव बीन कलेक्टेड हियर
और इनको कंजर्व किया जा रहा है फॉर दिस ऑलिव रिडली टर्टल्स। ओके, तो बात करते हैं ये ऑलिव रिडली टर्टल्स। देखो इस तरह के टर्टल्स होते हैं, इनका जो बैक होता है ना, ये वाला बैक, ये ऑलिव कलर का होता है और ऐसा हार्ट शेप का होता है। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स की ये खासियत है। और क्या क्या खासियत है बताती हूँ। देखो भाई, ऐसा इनका साइंटिफिक नेम नेम भी देख लो, लेपिडोकाइलिस ओलिवाका, ठीक है। पार्डन मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई एम नॉट वेरी गुड एट बायोलॉजिकल नेम्स प्रोनाउंसिएशन, तो अगर कोई ज़्यादा बेटर जानता है तो बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका एक्चुअल नाम है। ओके, अच्छा देखो, ये जो ऑलिव रिडली टर्टल है, ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट टर्टल है और मोस्ट अबंडेंट टर्टल है। मतलब इतने सारे टर्टल हैं ये छोटे छोटे से, और दुनिया में सबसे छोटा टर्टल यही है, ऑलिव रिडली, ठीक है। ये वार्म वाटर्स में पाया जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में आपको कंफ्यूज करेगा, वार्म वाटर्स पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के। तो कभी भी देखना आर्कटिक ओशन में या सदर्न ओशन में आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोल्ड वाटर्स होते हैं। वार्म वाटर्स में ये पाया जाता है, ठीक है। ये जो टर्टल है, इनका बहुत ज्यादा फेमस है एक प्रोसेस जिसको कहते हैं अरीबड़ा। ये मास नेस्टिंग का प्रोसेस है, यहाँ पे थाउजेंड ऑफ फीमेल्स टर्टल्स जो हैं वो साथ में आके एग्स ले करती हैं बीच पे। ओके, ये अबंडेंस में मिलते हैं, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर थ्रेट्स इतने सारे हैं, इतने सारे इनके कंजर्वेशन को लेकर, इनके प्रेजेंस, इनके एग्जिस्टेंस को लेकर थ्रेट्स हैं, कि आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी बायोडाइवर्सिटी को, सारे जो भी दुनिया में स्पीशीज हैं, उनको कैटेगराइज करती है इनटू 9 कैटेगरीज, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना एक्सटिंक्शन किसका हो रहा है। तो इसी आईयूसीएन ने इस ऑलिव रिडली टर्टल को वल्नरेबल कैटेगरी में डाला है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे ऑलिव कलर्ड कारापेस देखने को मिलता है, जो उसका ऊपर का जो स्ट्रॉन्ग सतह होती है ना, हार्ट शेप्ड राउंडेड काइंड ऑफ, वो देखने को यहाँ पे मिलती है। और कार्निवोरस होते हैं ये टर्टल्स, याद रखना कार्निवोरस टर्टल्स हैं। और ये टर्टल्स अपनी ज्यादातर लाइफ, जो ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ओशंस के अंदर बिताते हैं, और ये माइग्रेट करते रहते हैं फीडिंग से मेटिंग ग्राउंड तक। ओके, बढ़ते हैं आगे। ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है आपको जनरली ओडिशा कोस्ट पे मिलेंगे इंडिया में, नवंबर से दिसंबर के बीच में, और ये रहेंगे यहाँ पे अप्रैल मई तक। ये जो टर्टल्स हैं, ये नैरो बीचेस चूज करते हैं जो एस्चुरीज के पास होती हैं, बेस के पास होती हैं, जहाँ पे ये एग्स ले कर सकें। ओके, अगर हम इंडिया में देखें तो देखो, ये है हमारा इंडिया, प्यारा भारत, और यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है, जहाँ पे गोदावरी रिवर आपको देखने को मिलती है, इस कोस्ट पे आपको इन टर्टल्स की ज्यादा अबंडेंस देखने को मिलेगी। तो देख रहे हो, ये गहिरमाथा कोस्ट है, देवी माउथ है, देवी रिवर माउथ है, ये ऋषिकुल्या रिवर माउथ है, यहाँ पे चिलिका लेक आता है। तो ये वाला जो रीजन है ना, महानदी और ब्राह्मणी, बैतरणी, गोदावरी रिवर के आसपास वाला रीजन, ये वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑलिव रिडली टर्टल्स। और ऑलिव रिडली टर्टल्स को वल्नरेबल कैटेगरी में रखता है आईयूसीएन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए। तो पहला है लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है इसको। दूसरी चीज ये कर रही है हमारी गवर्नमेंट की, रूकरीज सेटअप कर रही है। रूकरीज बेसिकली नेस्टिंग रूक्स हैं, जहाँ पे एग्स को कलेक्ट करके उनको एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड से प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा है फेंसिंग ऑफ किया जा रहा है, नेस्टिंग एरिया की पेट्रोलिंग की जा रही है। मतलब जब यहाँ पे मास नेस्टिंग के लिए ये टर्टल्स आते हैं ना, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट इन बीचेस पे लोगों का आना जाना बंद करवा देती है, ठीक है। तो फिशरमैन कम्युनिटी जो है वो मिलकर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया मिलकर इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो भी लोग फिशिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं वो ट्रॉल्स यूज करते हैं, ट्रॉल्स में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप फिशिंग करने जा रहे हो ट्रॉल्स में और आप फिशिंग करते करते गलती से टर्टल्स पकड़ा है और टर्टल्स की इतनी सारी डेथ हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराया था, जिसमें जो भी नेस्टिंग पीरियड था, उस नेस्टिंग पीरियड के दौरान ऑलिव रिडली टर्टल का प्रोटेक्शन करना था इन कोस्ट गार्ड्स को। तो ऑपरेशन ओलिविया वाज रिलेटेड टू दैट। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ, विच इज अगेन डूम्सडे क्लॉक टू बी अपडेटेड अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ यूक्रेन वॉर। हुआ क्या है भाई, देखो ऐसा है कि ये जो डूम्सडे क्लॉक है, ये डूम्सडे क्लॉक क्या है, ये डूम्सडे क्लॉक का मतलब है, ये एक ऐसी क्लॉक है जो एपोकेलिप्स को दिखाती है, हमारा देश, हमारी दुनिया कब खत्म हो सकती है। बेसिकली एक सिग्निफाई कर रही है, एक सिंबॉलिक चीज है ये, ठीक है। ऐसे तो किसी को नहीं पता ना प्रलय कब आने वाला है, लेकिन हमारी दुनिया में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स घटते हैं जिसके कारण अर्थ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। जैसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब आए थे, तो ऐसा लग रहा था ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब किसी ने अगर यूज कर लिया स्ट्रॉन्गर लेवल पर, तो फिर तो हमारी दुनिया
खत्म हो जाएगी। अभी क्लाइमेट चेंज जैसे चल रहा है, अभी हमने देखी मास मोर्टेलिटी, ये सारी चीज़ें, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इस चक्कर में काफ़ी सारे लोगों का, काफ़ी सारी ह्यूमैनिटी का लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से हम एपोकलिप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक तरीका है ये बताने का कि भाई देखो हम गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वी शुड टेक सम एफर्ट्स कि हम इन चीज़ों से दूर हों, हम यहाँ पे अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो डूम्सडे ग्लेशियर जो है, ये डूम्सडे क्लॉक जो है, ये बेसिकली एक ऐसी क्लॉक है जो हमको बताती है कि हम कितनी दूर हैं अपने एपोकलिप्स से। और इनके टर्म्स में एपोकलिप्स ये मिडनाइट को कहते हैं कि मिडनाइट में कितनी देर है। एक टाइम था जब मिडनाइट में 20 मिनट हुआ करते थे, 10 मिनट हुआ करते थे, अब तो ये चीज़ सेकंड में आ गई है। अभी लास्ट जो यहाँ पे मिडनाइट में टाइम बचा था दैट वाज 100 सेकंड्स, लेकिन इसको अपडेट किया गया है, मतलब जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो द हिंदू में अभी तक भी नहीं आई है, अभी सुबह सुबह की न्यूज़ है कि 90 सेकंड्स इसको अपडेट कर दिया गया है कि हम मिडनाइट से सिर्फ 90 सेकंड्स दूर है। मतलब वी आर वेरी क्लोज, वी आर अप्रोचिंग वेरी क्लोज टू द एपोकैलिप्स, हम प्रलय के, कयामत के बड़े पास आ रहे हैं। ओके, एंड वी मस्ट मेक सम एफर्ट्स फॉर दैट। तो यहाँ पे बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट, ये एक पूरा ग्रुप है जो इसको अपडेट करता है थोड़े थोड़े टाइम में, ठीक है। तो देखो ये अभी का जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है अबाउट दिस डूम्सडे क्लॉक, जो द हिंदू न्यूज़पेपर में भी नहीं आई है अभी तक, ठीक है। तो डूम्सडे क्लॉक जो है वो अभी सुबह सुबह अपडेट की गई है, और ये बोला गया है कि वी आर जस्ट 90 सेकेंड्स अवे फ्रॉम द मिडनाइट। मिडनाइट मतलब एपोकलिप्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक सिंबॉलिक टाइम पीस है जो ये बताता है कि हाउ क्लोज द वर्ल्ड इज टू एंडिंग, कितनी जल्दी हमारा वर्ल्ड एंड कर सकता है, ठीक है। तो मिडनाइट का मतलब ये है कि वर्ल्ड कितना जल्दी एंड करेगा, आप जितना उसके करीब जाते जाओगे उतना आपके पास टाइम कम बचा है, ठीक है। ये जो हैंड्स हैं क्लॉक के, वो यहाँ पे पास में या दूर कर दिए जाते हैं इस बेसिस पे कि हमारे अर्थ को कितने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं। पर्पस यही है कि मेटाफोरिकल तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये बताएं कि देखो मिनट्स टू मिडनाइट का मतलब ये है कि हम इतने करीब आ चुके हैं एपोकलिप्स के, इतने करीब आ चुके हैं ह्यूमैनिटी के एंड होने के, ठीक है। और इससे क्या करना चाहते हैं, हम पब्लिक को वार्न करना चाहते हैं, एक्शन को इंस्पायर करना चाहते हैं। इसमें ये क्लॉक सेट कैसे की जाती है, कौन सेट करता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ टाइप की है, शिकागो बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है बुलेट ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट। ये इसको अपडेट करती है बेस्ड अपॉन कि क्या क्या कैटास्ट्रोफिक रिस्क हमारा प्लैनेट अभी देख रहा है। अगर बात करें ओरिजिन की, तो 1947 में ये क्लॉक बनाई गई थी, और ये क्लॉक बनाई थी एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वो थे जिन्होंने वर्ल्ड के पहले न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम की बात है ये, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जब न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो चुके थे, उस टाइम पे 1947 में ये क्लॉक आई, और ये बोला गया कि भाई क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आ चुका है तो कभी भी हमारी दुनिया एंड कर सकती है। तो इसीलिए इसी चीज को दिखाते हुए, एपोकैलिप्स को दिखाते हुए ये डूम्सडे क्लॉक बनाई गई थी। 1947 में इसको यहाँ पे क्रिएट किया गया था, और इसको सोच के बनाया गया था कि भाई न्यूक्लियर वेपन अगर कभी यूज हो गए तो हमारी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। 2007 में इस बुलेटिन में कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रप्शंस को भी इंक्लूड किया गया। पहले सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स थे, उसके बाद क्लाइमेट चेंज को भी इंक्लूड किया गया। और जो फारदेस्ट यहाँ पे क्लॉक का टाइमिंग रहा है अभी तक, तो वो रहा है 17 मिनट्स टू मिडनाइट। मतलब हम सबसे दूर अगर एपोकलिप्स में कभी रहे हैं दैट इज बीन 17 मिनट्स टू मिडनाइट। ओके, ये तब की बात है जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था 1991 में। अभी जो है 90 सेकेंड्स का टाइम रख दिया गया है कि 90 सेकेंड्स हम दूर हैं मिडनाइट से, और ये जो है क्लोजेस्ट एवर है, मतलब इतना पास हम कभी भी नहीं आए हैं एपोकलिप्स के, इतना पास हम कभी भी नहीं आए हैं प्रलय के, इतना पास हम कभी भी नहीं आए डूम्सडे के। डूम्सडे यानी कि आखिरी जो दिन होगा, एंड होने वाला दिन। ओके, तो ये थी पूरी कहानी इसकी। देन मूविंग फॉरवर्ड, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के बारे में आर्टिकल है। आर्टिकल देखो केन बेतवा है क्या, पहले तो समझाती हूँ जरा। ये देख रहे हो ये मैप, ये मैप है मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये है एमपी मध्य प्रदेश, और इस साइड पे आता है यूपी उत्तर प्रदेश। ओके, यहाँ पे कई सारी रिवर्स है जैसे पार्वती, बेतवा, यमुना, केन, ये सारी रिवर्स हैं। इसमें ये देख रहे हो ये है बेतवा रिवर जो यहाँ से निकल के फिर ये जा रही है यूपी की तरफ। ओके, और दूसरी है यहाँ पे केन रिवर जो यहाँ से निकल के अगेन ये भी यूपी की तरफ जा रही है, ठीक है। कहा ये जा रहा है कि भाई जो बेतवा रिवर है ना, बेतवा रिवर इज अ डिफिशियंट रिवर, यानी कि इसमें काफी पानी की कमी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन को हम बुंदेलखंड रीजन कहते हैं। ये बुंदेलखंड रीजन, कुछ रीजन है जो यूपी में आता है, कुछ आता है एमपी में। बुंदेलखंड बेसिकली एक ज्योग्राफिकल एरिया है। तो इस बुंदेलखंड रीजन के लिए बेतवा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफिशियंट चलती है, पानी ज्यादा होता नहीं है, और इस चक्कर में बुंदेलखंड में पानी की कमी रहती है, वाटर स्कार्सिटी रहती है। अब ये बोला जा रहा है ये केन रिवर जो है, केन रिवर इज अ सरप्लस रिवर,
तो ये बेसिकली आइडिया लगाया गया कि केन रिवर से पानी निकालो और बेतवा रिवर में डाल दो, तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा और बुंदेलखंड रीजन भी अच्छा खासा चलता रहेगा। तो अभी ये कहा जा रहा है कि केन रिवर में हम बार-बार देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है और ये जो बेतवा रिवर है ये हमेशा सूखी पड़ी रहती है। अगर इसका पानी इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो दोनों ही बैलेंस आउट हो जाएँगी। तो इसी के लिए ये देख रहे हो, ये डार्क रेड ब्राउन कलर में जो बना हुआ है, ये वाला जो लाइन है, ये है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ओके। और यहाँ पे ये जो ग्रीन सा देख रहे हो, ये है पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, यहाँ पन्ना पड़ता है। आसपास के रीजन देख लो, टीकमगढ़ है, पन्ना है, सतना है, झांसी है, ये वाले रीजन यहाँ पे पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि यहाँ पे स्टीयरिंग कमेटी जो है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की, इन्होंने फिर से मीटिंग करी है और इस मीटिंग में बोला है कि हाँ भाई, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए इनफैक्ट कैबिनेट जो है, यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दिया है और बजट भी सैंक्शन कर दिया है 44,000 करोड़ रुपीज का, ठीक है। और ये जो होगा नेशनल प्रोजेक्ट होगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगी, यूपी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, बुंदेलखंड के लिए ये काम हो रहा है। तो केन बेतवा लिंक है क्या, ये तो मैंने आपको बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व से ये जो लिंक है वो निकलेगी। यहाँ पे एक दौधान डैम बनाया जाएगा और यहाँ से केन रिवर का जो पानी है वो डाइवर्ट किया जाएगा बेतवा रिवर में, ठीक है। ये जो डैम होगा ये 103 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करेगा। ये जो लिंकिंग कैनाल है छतरपुर, टीकमगढ़ और झांसी डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी, लेकिन यहाँ पे 6.3 लाख हेक्टेयर का एरिया भी यहाँ पे इरिगेट होता हुआ चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल नॉनसेंस प्रोजेक्ट है, कोई मतलब नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं बताऊंगी अभी। लेकिन यहाँ पे क्लियरेंस बहुत सारे मिल चुके हैं इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्लियरेंस इनको मिल चुका है। ये मिल चुका है कि भाई नेशनल पार्क्स को साइड में करके आप यहाँ पे क्रिटिकल जंक्चर बना सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे इनको गवर्नमेंट से भी बजट अलोकेट हो गया है, कैबिनेट से भी बजट अलोकेट हो चुका है। लेकिन अभी तक इनको फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली है। फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली और एनजीटी से भी क्लियरेंस अभी तक इनको नहीं मिली है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी क्लियरेंस नहीं मिली है। तो ओवरऑल देखा जा रहा है कि ये एक लीगल प्रॉब्लम इसके साथ बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि कई सारी क्लियरेंस जो जरूरी है इस प्रोजेक्ट के लिए वो इनको मिली ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट कैसे चालू हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कैटेलाइज कर रही है इसके अप्रूवल को, लेकिन स्टैंडिंग कमिटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी ने खुद ने बोला कि भाई जब तक केन रिवर का हाइड्रोलॉजिकल इंडिपेंडेंट हाइड्रोलॉजिकल स्टडी नहीं होती तब तक इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना एक बेवकूफ़ी होगी। अब भाई क्यों इसको इतना बेवकूफ़ी कहा जा रहा है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व निकलता है जहाँ पे मेजरली टाइगर्स का ये एरिया है। तो अगर आप यहाँ से ये केन रिवर के ऊपर ये डैम वगैरह बनाओगे तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व तो डूब ही जाएगा, ठीक है, पूरा ड्राउन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे मेजरली एक घड़ियाल सैंक्चुरी है, केन घड़ियाल सैंक्चुरी। अगर आप यहाँ से ये रिवर निकालोगे ना, ये अगर ये डाइवर्जन करोगे, लिंक करोगे इनको, तो यहाँ पे ये जो डाउनस्ट्रीम है ना, वहाँ पे ये जो केन घड़ियाल सैंक्चुरी है वो भी खत्म हो जाएगी और यहाँ पे जो घड़ियाल हैं दे आर ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसके अलावा तीसरा, केन रिवर आप कह रहे हो कि सरप्लस रिवर है, क्या आपने इसका हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस किया है? नहीं किया है। तो आने वाले समय में हो सकता है केन रिवर खुद कभी ना कभी डिफिशियंसी फेस करे। ऐसे में अगर आप इसका पानी भी लेकर बेतवा को दे दोगे तो बुंदेलखंड तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। मन्ना टाइगर रिजर्व ऑलरेडी अपने सारे टाइगर्स लूज आउट कर चुका है। हमको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए, हम उल्टा उसको और डिस्ट्रॉय करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में ही यहाँ पे जो लैंडस्केप है वो भी बहुत टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल टेरेस्ट्रियल और मरीन एरियाज जो हैं उनको हमको डेवलप करना था, वाइल्ड लाइफ एरियाज को डेवलप करना था, हम उल्टे डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई है। तो बुंदेलखंड के लिए उल्टा काम भी कर सकती है ये केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ओके। तो बेसिकली इसके जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं वो हमने यहाँ पे देखे, ओके। बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, विच इज व्हाट इफ द रिस्क ऑफ कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड इज इरिवर्सिबल, सेज सुप्रीम कोर्ट सेज टू गवर्नमेंट। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला है कि आप इतने सारे जीएम क्रॉप्स लेकर आ रहे हो, अभी आप जीएम मस्टर्ड लेकर आ गए हो, तो अगर मान लो इसमें कल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल हैं, तो आप क्या करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्वेश्चन कर रही है जीएम मस्टर्ड क्रॉप के कमर्शियल रिलीज पे, ठीक है। इसको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने तो अप्रूवल दे दिया है, लेकिन हमने भी ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दिया है कि हर चीज अलाउड है। हमने जो अप्रूवल दिया है सोच समझ के दिया है जीएम मस्टर्ड क्रॉप को, और यहाँ पे इफिशियंसी को देखते हुए दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई मान लो अगर इसने एग्रीकल्चर को नुकसान किया और वो भी इरिवर्सिबल नुकसान किया, तो क्या करोगे।
कई सारे टेक्निकल लोगों का कहना ये भी है कि जीएम मस्टर्ड लाने की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में ऑलरेडी 5,000 से ज़्यादा मस्टर्ड क्वालिटीज़, मस्टर्ड वेराइटीज़ हैं। तो अगर आप ये जीएम मस्टर्ड लाओगे, अगर इसके कारण ये 5,000 वेराइटीज़ के ऊपर नुकसान हो गया तो क्या करोगे? और यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो है, उन्होंने भी बोला है कि भाई इनको एनवायरमेंटल रिलीज मिल चुका है और ये जीएम मस्टर्ड का नाम है धारा मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ठीक है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, इसको DMH11 भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए ना प्रीलिम्स में व्हाट इज DMH11, तो समझ जाना जीएम मस्टर्ड की बात हो रही है। तो काफी सारे लोगों का कहना है कि भाई ये सही नहीं है, लाना ही नहीं चाहिए इसको। तो बात कर लेते हैं क्या है भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो होते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक क्रॉप उग रहा है, इस क्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि इससे पहले बीटी कॉटन आया है, अभी बहुत हिट चल रहा है ये बीटी कॉटन। क्यों? क्योंकि ये जो कॉटन पहले हमारे पास जो नेचुरल कॉटन हुआ करता था, उसमें कई सारे डिसीजेस लग जाते थे और उसके चक्कर में पूरा का पूरा क्रॉप बर्बाद हो जाता था। जैसे कि बॉलवर्म डिसीज बहुत ज्यादा लग जाता था, पिंक बॉलवर्म। ओके, तो ये बॉलवर्म के चक्कर में पूरा का पूरा क्रॉप खराब हो जाता था। तो हमने क्या किया, इसी क्रॉप में, इसके जीन्स में, इसके जेनेटिक में, इसके डीएनए में कुछ चेंजेस किए और उस चेंजेस को इन्वॉल्व करके हमने जीएम क्रॉप बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया, जिसको हम बीटी कॉटन के नाम से आज जानते हैं। उसमें हमने कुछ ऐसे ऐसे डीएनए डाले जिससे ये डिसीज ना हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप किसी भी जो ओरिजिनल क्रॉप है या ओरिजिनल चीज़ है उसका डीएनए चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। एम ये होता है कि इसमें कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स आए जिससे ये बेटर हो नेचुरल क्वालिटी से, नेचुरल ओरिजिनल जो क्रॉप है उससे। तो फूड क्रॉप्स में जैसे पेस्ट से रेजिस्टेंस, डिजीज से रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल कंडीशन में सस्टेन कर पाना, न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को इम्प्रूव कर पाना, ये सब एम होता है जीएम क्रॉप्स बनाने के। नॉन फूड क्रॉप्स में फोकस होता है कि फार्मास्यूटिकल एजेंट्स बना पाएं, बायोफ्यूल्स बना पाएं, बायो रेमिडिएशंस कर पाएं। ओके, और यहाँ पे वर्ल्ड के जितने भी क्रॉप्स हैं उनको यहाँ पे 10% से ज़्यादा वर्ल्ड के क्रॉप्स को जीएम क्रॉप्स के फॉर्म में प्लांट किया जा रहा है। अगर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 की बात करें तो ये जो है दीपक पेंटल जी ने इसको डेवलप किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी को यूज करके। इसमें बेसिकली बार, बार्नेस और बर्स्तर जीन सिस्टम को इन्वॉल्व किया गया है। DMH11 में पॉपुलर इंडियन मस्टर्ड क्वालिटी जो है वैरायटी वरुणा को लिया गया है और इसके साथ हाइब्रिड कराया गया है ईस्टर्न यूरोपियन की अर्ली हीरा 2 को। ठीक है, इन दोनों के मिलने से, वरुणा और हीरा 2 के मिलने से जो इंक्रीज हुआ है वो यील्ड में इंक्रीज हुआ है, 28% तक यील्ड इंक्रीज हुई है और जो डिसीज रेजिस्टेंस था ना वो भी बढ़ा है। ठीक है, ऑलरेडी डीएमएच की बात कर रहे थे अभी, तो देखो जीएम क्रॉप्स की ओवरऑल देखें तो जीएम क्रॉप्स के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट है। पहली चीज तो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हमारे खत्म हो जाएंगे, इनकम अच्छी होगी क्योंकि यील्ड अच्छी है, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड ज्यादा यूज नहीं करने पड़ेंगे, क्लाइमेट चेंज भले ही कितना भी चेंज हो जाए, वेदर कैसा भी हो, लेकिन उससे भी विथस्टैंड कर सकते हैं इस तरह के क्रॉप्स। स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए किया जा रहा है। और साथ में जैसे बीटी कॉटन इतना अच्छा सक्सेसफुल रहा है तो व्हाई नॉट अदर्स ऑल्सो। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट है, जैसे हो सकता है कि ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाए लॉन्ग टर्म में, अभी नहीं दिख रहा लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, तो हो सकता है जेनेटिक कंटेमिनेशन कर दें, बाकी जो ओरिजिनल स्पीशीज हैं उनको भी कंटेमिनेट कर दें, हो सकता है ना, इसी की तो इरिवर्सिबल नुकसान की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे। इसके अलावा सीड स्टॉक जो है वो भी कंटेमिनेट हो सकते हैं, ये फार्मर्स को ससेप्टेबल कर सकते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए। तो यहाँ पे फार्मर्स अपने हिसाब से अनफेयर तरीके से इन जीएम क्रॉप्स को उगा सकते हैं। साथ में ये जो जीएम क्रॉप्स हैं इनके कंप्लीट कॉन्सिक्वेंसेज हमको अभी भी नहीं पता है। और बीटी कॉटन जिसको हम इतना बड़ा सक्सेस मान रहे हैं, इसमें देखा गया कि बीटी कॉटन क्रॉप लॉस फेस्ड बाय फार्मर्स ड्यू टू पेस्ट अटैक, पेस्ट ने फिर भी अटैक कर दिया इस बीटी कॉटन के ऊपर। तो ये था पूरा पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल और एडिटोरियल इज अबाउट टूरिज्म इन इंडिया। टूरिज्म की बात हो रही है, तो टूरिज्म की बात हो रही है तो पहले आपको कुछ चीजें बता दूं। इंडिया में टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो हमारे देश में ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है इंडिया की लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है, जिसका वर्थ जो है 2018 में $234 बिलियन था। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की बात माने तो इनके हिसाब से इंडिया में जो टूरिज्म सेक्टर है, इंडस्ट्री है, ये $194 बिलियन जनरेट कर सकती है और 6.8% की इनकी एनुअल ग्रोथ रेट है। अगर आप आज का उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखो तो 2028 तक $460 बिलियन की ये कंपनी बन जाएगी, इंडस्ट्री बन जाएगी टूरिज्म की। तो टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी में, ये तो हमको समझ में आ रहा है और इसका ग्रोथ रेट भी हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एक नेशनल टूरिज्म पॉलिसी आई है 2022 की, जिसमें 5 की एरियाज के ऊपर बात हुई है। पहली है ग्रीन टूरिज्म,
ग्रीन टूरिज्म में बढ़ावा करेंगे, डिजिटल टूरिज्म में बढ़ावा करेंगे, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को स्किल आउट करने में, स्किल्स देने में, और साथ में सपोर्टिंग टूरिज्म रिलेटेड एमएसएमई। तो एमएसएमई जो भी टूरिज्म से रिलेटेड है उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो 5 कौन-कौन से पॉइंट हैं? पहला है ग्रीन टूरिज्म, दूसरा है डिजिटल टूरिज्म, तीसरा है डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, चौथा है स्किलिंग द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड पांचवा है सपोर्टिंग एमएसएमई। ओके, अब देखो यहाँ पे जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है इसका ध्यान रखा जाएगा सेंटर और स्टेट की साइड से। साथ में गवर्नमेंट कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगी जो टूरिज्म सेक्टर को कैसे बूस्ट देते हैं और कैसे हैम्पर करते हैं, इनके ऊपर काम किया जाएगा। जितने भी लो स्टैंडर्ड हैं क्लीनलीनेस के, हाइजीन के, उनको चेकआउट किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, और साथ में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, कि इस पूरे एरिया में इस टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा अगर मिल जाता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट और ग्रांट्स मिलना आसान हो जाएगा, होटल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल पाएगा, तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, बात करते हैं इस एडिटोरियल की। तो आज क्यों इसके ऊपर आर्टिकल आया? क्योंकि आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी को होता है नेशनल टूरिज्म डे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ पार्टनर करके जगन्नाथ यात्रा ट्रेन पैकेज निकाला है, यहाँ के इस एरिया के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, कैशी, वैद्यनाथ धाम, इन सब के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे रिच हेरिटेज को फोकस किया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि किस तरह से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से हम रिच हेरिटेज को शोकेस कर सकते हैं इंडिया के। इसके लिए कुछ कैंपेन्स किए गए हैं, और इसमें एक जो मेजर चीज़ है इन कैंपेन्स के पीछे कि भाई देखो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं टूरिज्म के पीछे, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अकेले कुछ नहीं कर पाती। तो अगर इफेक्टिव होना है ना, आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इंटर मिनिस्ट्रियल कॉपरेशन लगेगा, कोऑर्डिनेशन लगेगा, और जो भी सिलोज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लगभग 20 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के साथ यहाँ पे पार्टनर किया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ होम मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पॉलिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो पुलिसिंग को लेकर, टूरिस्ट स्पेसिफिक पुलिसिंग को लेकर होम मिनिस्ट्री टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ मिलकर युवा टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, जो हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर क्रूज टूरिज्म डेस्टिनेशन को फोकस कर रही है। जैसे इंडिया की मिडिल क्लास आजकल नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है, नए एक्सपोजर्स लेना चाहती है, ऐसे में ये क्रूज वाला सेक्टर बहुत काम का हो सकता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री टूरिज्म के साथ काम करी फॉरेन टूरिस्ट को हमारे देश में अट्रैक्ट करने के लिए। रोडवे मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हमारे देश में काम कर रही है हाईवेज को और फ्यूल स्टेशन को टूरिज्म फ्रेंडली बनाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है सिविल एविएशन के साथ काम कर रही है कमर्शियल फ्लाइट रूट्स को फंड करने में। इसके साथ टूरिज्म पॉलिसी भी हम लेकर आए हैं 2022 की, जिसमें फोकस है कि भाई यहाँ पे कोविड के बाद हमें वापस से अपने टूरिज्म सेक्टर को फोकस करना है, और इंडिया एट 100 यानी कि 2047 तक हमको अपने टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी बड़ा बनाना है। अभी भी हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे G20 प्रेसिडेंसी, इसमें 20 कंट्रीज से 11 स्पेशल इन्वाइट कंट्रीज से लगभग 1 लाख डेलीगेट्स आए हैं। ये 1 लाख डेलीगेट्स यहाँ से जाने के बाद हमारे खुद के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, है नहीं इंडियंस, लेकिन हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। अभी मोदी जी भी नीदरलैंड्स में गए थे, डेनमार्क में गए थे। डेनमार्क में वहां उन्होंने बोला कि अपने डायस्पोरा को कि भाई देखो तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं नॉन इंडियन, उनको तुम इंडिया जाने के लिए मनाओ, इंडिया जाने के लिए एनकरेज करो। वैसे ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एक डिक्लेरेशन लेकर आई है, विजिट इंडिया ईयर 2023। इसमें टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कही गई है, यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट को प्रमोट करने की बात की गई है। और इंडिया में देखो टूरिज्म अकलौता इंडिया में कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ टूरिज्म एक्सपीरियंस है, या आप अपने आप को पा सकते हो इसमें। जैसे स्पिरिचुअलिटी का हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आपको मिलता है, ठीक है। और जैसे आप देखते हो लास्ट टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में हमारे देश में कितने सारे टूरिस्ट आए हैं, हेनसैंग आए हैं, मेगिस्थनीज आए हैं, फायान आए हैं, मार्को पोलो आए हैं। हमारे देश से 4 रिलीजन्स ओरिजिन हुए हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म। तो इसीलिए हमारे देश में विजिट करना, विजिट इंडिया ईयर 2023 के अंतर्गत, इट वोंट बी जस्ट अ टूरिज्म एक्सपीरियंस, इट वुड बी अ सेल्फ एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। ओके, यही इस आर्टिकल में बताया हुआ है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो, इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट करना कर सकते हो। ये है टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर से ज्वाइन करना अगर आप हमारी क्विजेस का पार्ट बनना चाहते हो, और हमारी सारी अपडेट सबसे पहले चाहते हो, इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हो। तो कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ अस थ्रू दीज मीडियम्स। ओके, एंड अगर लक्ष्य प्रोग्राम में अभी तक एनरोल नहीं किया है, आई वुड हाईली सजेस्ट, हाईली रिकमेंड कि आप लोग एनरोल कर लेना। एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।